आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। वो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का टकराव। ये एक ऐसी संवैधानिक खींचतान है जो हमें बार बार खबरों में देखने को मिलती है और इसका सीधा असर राज्यों के कामकाज पर पड़ता है। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दरअसल एक ही रथ के दो पहिए हैं। सोचिए जरा, कितनी सही बात है। इसका मतलब साफ है कि अगर राज्य का शासन चलाना है तो इन दोनों पहियों का एक साथ एक ही दिशा में चलना बेहद जरूरी है। मतलब एक आइडियल सिचुएशन तो यही है ना, जहां सिर्फ सहयोग हो और मकसद एक ही हो, राज्य की भलाई। लेकिन असल में होता क्या है? हम देखते हैं कि अक्सर ये दोनों पहिए अलग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है राज्य के शासन का रथ तो डगमगाएगा ही। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस टकराव की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें 4 बड़ी वजहों को देखना होगा। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जहां ये दोनों संवैधानिक पद अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। और सच कहें तो यही 4 बिंदु इस पूरे विवाद की असली जड़ हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए, राज्यपाल को नियुक्त करती है केंद्र सरकार और बस इसी वजह से उन पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो राज्य में एक चुनी हुई सरकार के लिए नहीं बल्कि केंद्र के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और सोचिए, जब केंद्र में और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों, तब तो ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, यानी विधेयकों को रोकना। होता क्या है कि जब राज्य की विधानसभा कोई कानून पास करती है तो उसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाता है। लेकिन कई बार राज्यपाल इन जरूरी बिल्स को अनिश्चित काल के लिए मतलब इंडेफिनिटली रोक लेते हैं। और इसका नतीजा, राज्य के विकास के काम, जरूरी नीतियां सब अटक जाती हैं। ये तो एक तरह से चुनी हुई सरकार के काम में सीधे सीधे बाधा डालने जैसा हुआ। तीसरा बड़ा टकराव होता है विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति को लेकर। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां शिक्षा के क्षेत्र में सीधे सीधे राजनीति घुस आती है। ये असल में विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल की लड़ाई बन जाती है। और इसका नुकसान किसे होता है? शिक्षा के माहौल को और साथ ही इन बड़े संवैधानिक पदों की गरिमा को भी। और चौथा कारण, प्रोटोकॉल और पब्लिक में बयानबाजी। सोचिए, जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक दूसरे की आलोचना करने लगे तो क्या होगा? इससे सिर्फ उनके आपसी रिश्ते ही खराब नहीं होते, बल्कि ये संवैधानिक पदों की गरिमा को भी बहुत ठेस पहुंचाता है और कहीं न कहीं जनता का भरोसा भी कमजोर करता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि समस्याएं क्या हैं, पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान भी है? बिल्कुल है। समय समय पर इस रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग जैसे कई एक्सपर्ट कमीशंस बनाए गए। इन कमीशंस ने इस पूरे रिश्ते की बहुत गहराई से स्टडी की और इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें दी। इन आयोगों ने मोटे तौर पर 4 बड़े सुझाव दिए। पहला, कि राज्यपाल की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, मतलब अपॉइंट करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ली जाए। दूसरा, कि राज्यपाल कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निष्पक्ष हो, जिसका एक्टिव पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो। तीसरा, विधेयकों को रोकने के लिए एक समय सीमा, एक टाइम लिमिट तय की जानी चाहिए ताकि उन्हें अनिश्चित काल तक न रोका जा सके। और चौथा और सबसे जरूरी, कि आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आखिरी हथियार के तौर पर ही हो। तो अंत में ये पूरा का पूरा मुद्दा एक ही चीज पर आकर टिकता है, और वो है संवैधानिक मर्यादा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी। दोनों ही पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपनी सीमाओं और अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा। हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब ये तालमेल टूटता है, जब उस रथ के दोनों पहिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, तो इसका सबसे बुरा असर किसी और पर नहीं बल्कि सीधे सीधे राज्य के विकास और वहाँ की आम जनता पर पड़ता है। यहाँ दांव पर किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी का फायदा नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य लगा होता है। हमारे लोकतंत्र की असली मजबूती पता है किसमें है? इसी संतुलन में है। एक तरफ राज्यपाल का फर्ज है कि वो संवैधानिक मर्यादा बनाए रखें, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। बात सीधी सी है, दोनों को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना ही होगा।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इन सारे सिद्धांतों को, इन सारी बातों को तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हाल में हुए विवादों की कसौटी पर रखते हैं, तो ये टकराव कैसा नजर आता है? क्या ये सारी संवैधानिक बहस सिर्फ किताबों और कागजों तक ही सीमित है, या फिर इसका जमीन पर असर कहीं ज्यादा गहरा है? इस पर सोचिएगा जरूर।